आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ अपनी मंडली की सदस्य एकता नाहर की लिखी कहानी सारी दुआएं तुम्हारे लिए। एकता दिल्ली में रहती हैं, भोपाल से बीटेक किया है, कविताएं लिखती हैं और पेंटिंग का शौक है। आइए सुनाता हूँ उनकी लिखी कहानी। कितना बदनसीब होता है वो वक्त जिसमें रंग, आवाजें, मौसम सब बेअसर लगते हों। न कुछ सुनाई देता हो, न महसूस होता हो, न कोई ख्याल आता हो। बस आंसुओं से भीगी कोई खामोशी रास्ता रोके रहती है, जैसे आज मेरे रास्ते पर खड़ी थी। रात के 10:30 बज चुके थे। सर्द हवाएं बदन से टकराती और कपकपी छोड़ जाती। जल्दबाजी में जैकेट मैं घर पर ही भूल आया था। चारों तरफ चुप्पी थी। बस मेरे सामने आईसीयू के बाहर बैठी शॉल लपेटे एक औरत की सिसकियां सुनाई दे रही थीं। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। सामने की दीवार पर लिखा था, प्लीज कीप क्वाइट। लेकिन क्या दुख को समझ आती हैं ऐसी भाषाएं? क्या आंसू रुक जाते हैं कह भर देने से ही? मेरी भी आंख से कोई आंसू उस लिखे हुए को नजरअंदाज करते हुए गाल तक आ लुढ़का। मैंने हथेली से उसे छुपा लिया। तभी आईसीयू से बाहर निकलते डॉक्टर को उम्मीदों से देखती वो उठ खड़ी हुई। डॉक्टर साहब, कोमल। सर पर गहरी चोट आई है। गाड़ी के नीचे काफी देर तक दबे रहने से कमर के नीचे के हिस्से ने काम करना बंद कर दिया है। डोंट वरी, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। मुंह पर से मास्क हटाते हुए डॉक्टर ने ये शब्द कहे और उनके कंधे को थपथपा दिया। डॉक्टर के हाथ रखते ही उनकी सिसकियां तेज हो गईं। होता है ना, कोई दुख में जरा सहारा दे दे तो मन उसे हमदर्द समझ बैठता है। दुख के साथी को मन अपना सबसे नाजुक हिस्सा सौंप देता है। मैं भी अपना हाथ उनके कंधे पर रख देना चाहता था, कह देना चाहता था कि सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन उनसे 10 कदम की दूरी पर खड़ा मैं जैसे 10 मीलों के फासले पर था, जिसे मैं अपनी पूरी हिम्मत खर्च करके भी तय नहीं कर पा रहा था। तभी फोन की आवाज हुई। माँ का फोन था। बिना बात किए काटा तो स्क्रीन पर दोस्तों के मिस्ड कॉल के नोटिफिकेशन भी दिखे। मैंने फोन जेब में रख लिया, कस के आंखें मींच ली। वो लम्हा सामने से फिर गुजर गया जब मैं कोमल को सड़क पर अकेला चीखते हुए छोड़कर भाग गया था और फिर पूरे 1 घंटे बाद वापस पहुंचा तो देर हो चुकी थी। वहां खून के अलावा कुछ नहीं था। अब वो हादसा कितनी ही बार मेरी आंखों के सामने गुजर चुका था। मैंने दीवार से टिकाकर अपना मुंह छिपाना चाहा, पर लगा जैसे दीवार मुझसे मुंह फेर कर खड़ी थी, मुझसे दूर सरक रही थी। मुझे फिर कोमल की चीख सुनाई देने लगी। मैंने अपने कानों पर हाथ रख लिए। मन किया कि किसी पहाड़ी की चोटी पर से खुद को जोर से धक्का दे दूं। बड़ी देर बाद खुद को समेटते हुए मैंने उनकी तरफ कदम बढ़ाया। एक और कदम के कोमल की माँ की नजर मुझ पर पड़ी। लगा कि जैसे किसी ने मेरे सीने में 1000 चाकू घोंप कर आर पार कर दिए हों, ये कहकर कि दोषी हो तुम, दोषी हो। मैं पलट गया। 2 कदम चलकर ये फासला कहाँ मिटने वाला था। मेरी आंख में ठहरा वो हादसा कांच के किसी टुकड़े की तरह चुभ रहा था, पर मैं रोता भी तो किस हक से? क्या कहता कि बस इतना ही जानता हूं कि अभी अभी उसकी मां से उसका नाम सुना है। तभी फोन फिर से बजा। मेरे फोन उठाते ही दूसरी तरफ से मेरे दोस्त अभिनव की आवाज आई। यार अंबर, कहाँ है तू? कितना फोन किया? आजा, हाईवे तक जाने का प्लान। उसकी बात अधूरी छोड़कर मैंने बिना कुछ कहे फोन स्विच ऑफ कर दिया। मुझे गुस्सा आ रहा था फोन पर, खुद पर। काश कि मैं फोन पर बात करते हुए इतनी तेज गाड़ी नहीं चला रहा होता। काश कि गाड़ी का बैलेंस ना बिगड़ा होता। काश कि मेरी गाड़ी से उसका एक्सीडेंट। मैं अंदर ही अंदर रिसने लगा, खींचने लगा। थोड़ी देर बाद खुद पर एक नकली चेहरा ओढ़े हुए आगे बढ़ा। क्या हुआ आंटी, क्या हुआ कोमल को? मैं उसका दोस्त। मेरे कहते ही उनकी सारी सिसकियां खामोशी का दरवाजा तोड़कर एक साथ बाहर निकलने लगी। वो फूट फूट कर रोने लगी। देखो ना मेरी बच्ची को क्या हो गया, वो अंदर, कोमल। उनके शब्द हलक में अटक गए। उन्होंने रोते रोते मेरी कलाई पकड़ ली। मैं मुट्ठियां बांधे अंदर ही अंदर आंसुओं को रोकता रहा।
जिन हाथों को गुनहगार करार दिया जाना चाहिए था, उन हाथों को किसी ने भरोसे की उम्मीद से थाम लिया था। मेरे ऊपर ओढ़े नकली चेहरे ने उनसे फिर सवाल किया, कुछ पता चला कि कौन है? उन्होंने ना में सर हिला दिया। अचानक मैंने राहत की सांस ली। तेज हुई धड़कनों को दिल ने ढीला छोड़ दिया, जैसे किसी खतरे से बाहर आ गया था। मैं हैरान था कि कैसे किसी की तकलीफ मेरे लिए सुकून बन रहा था। हमेशा संभल कर गाड़ी चलाती थी, पता नहीं कैसे ये सब। वो फिर सिसकने लगी। उनकी सिसकियों में मेरे लिए कोई बद्दुआ नहीं निकली। मैं सिहर उठा। नहीं, मैं और नहीं बैठ सकता था। उठकर वहां से घर चला आया। सारी रात तकिए से लिपटकर सुबकता रहा। लुढ़कते हुए आंसू पापा की कही बातें याद दिला रहे थे। घूमना फिरना बंद होगा तुम्हारा, या ऐसे ही 4 साल बर्बाद करने के लिए बीटेक की थी? 20 साल का हो गया ये लड़का, पता नहीं कब समझ आएगी इसे। कितनी तेज गाड़ी चलाते हो अंबर, किसी दिन कुछ हो गया तो? मैं बेपरवाही में उनकी सारी बातों को अनसुना कर देता था। करवटें बदलते हुए सुबह के 8 बज गए। कमरे की लाइट जली देखकर मम्मी आ गई। कल बिना जैकेट पहने कहाँ चले गए थे? खाना भी फ्रिज में ही रखा हुआ है। पूछते हुए मुझे कॉफी का कप पकड़ाकर मेरे पास बैठ गईं। मुझसे कुछ नहीं कहा गया। क्या हुआ, कोई बात है क्या? दोस्तों के साथ जाना है? मैंने सर उनके कंधे पर टिका दिया। कॉफी छलक कर मेरे हाथों पर गिर गई। हाथों में जलन सी उठी। मैं सोचकर कांप गया कि उसके जख्म कैसे होंगे, कितना दर्द हो रहा होगा। मैंने गाड़ी की चाबी उठाई और तुरंत हॉस्पिटल की तरफ भागा। वहां लॉबी में कोमल की मां थी, एक इंस्पेक्टर से बात कर रही थी। मैं घबरा गया। उस पल में कोमल की फिक्र के बजाय अपनी सलामती की दुआएं पढ़ने लगा। हिट एंड रन का केस है मैम। इंस्पेक्टर कोमल की मां को उस हादसे के बारे में बता रहा था। मैं दूसरी तरफ पलट गया। जांच चल रही है, जैसी मालूम चलेगा हम आपको इन्फॉर्म करते हैं, कहते हुए इंस्पेक्टर मेरे बगल से गुजरते हुए चला गया। उस वक्त जैसे ढेरों लाल चींटियां मेरे पैरों में चिपक गई थीं और मैं कराह भी नहीं सकता था। लोगों से उसके बारे में पूछते पूछते कल हॉस्पिटल तो आ गया था, लेकिन आज घबरा रहा था। अगर किसी ने मुझे देख लिया तो, कोई मेरे बारे में बताने आ गया तो। मैंने सोचा कि कल सड़क से भागने की तरह यहां से भी भाग लूं, लेकिन खुद पर शर्मिंदगी होने लगी। दुनिया की नजरों में कसूरवार होने से ज्यादा तकलीफ होती है खुद की नजरों में गुनहगार होने से। एक बार फिर हिम्मत करके मैं कोमल की मां के पास गया। कैसी है वो? क्या कहा डॉक्टर ने? मैंने घबराते हुए पूछा तो वो बिना मुझसे कोई भी सवाल किए कल रात से अब तक डॉक्टर का कहा सब बताने लगी। सर पे बहुत चोट आई है बेटा, ऑपरेशन तो हो गया लेकिन अभी तक होश में नहीं, कहते हुए उन्होंने अपनी दोनों हथेलियों से अपना मुंह छुपा लिया। तभी एक नर्स ने उनके हाथ में प्रिस्क्रिप्शन पकड़ाते हुए कहा, ये दवाइयाँ और इंजेक्शंस ले आइए। पर्स से पैसे निकालते हुए वो कुछ बुदबुदाने लगी। दिन रात मेहनत करके पैसे जोड़ रही थी, कह रही थी कि घर की डाउन पेमेंट के लिए। आज उसके बाबा होते तो। मैंने हाथ बढ़ाकर दवा का पर्चा मांग लिया। मैं ले आता हूँ आंटी, मैं जा रहा हूँ नीचे तक। तो मैंने कहा तो उन्होंने मुझे पानी भी लाने को कहा। मुझे खुद पर कोफ्त हुई। शायद उन्होंने कल से पानी का एक घूंट तक नहीं पिया था। वही पतला सा शॉल ओढ़े रात से उसी बेंच पर बैठी जाग रही थीं। उनकी सूजी हुई आंखों पर अब मेरा ध्यान गया था। यह कैसा गुनाह हो गया था मुझसे? बेटी देह के दर्द से जूझ रही थी और मां मन के। दोनों का गुनहगार मैं था। मैं पानी की बोतल और सैंडविच उनको देकर दवा लेने काउंटर पे आ गया। दवाइयों का एक बड़ा सा पैकेट जब मेडिकल शॉप वाले ने मुझको पकड़ाया तो मेरे गले में कड़वाहट उतर आई। दवा पीने में, इंजेक्शन लगवाने में मैं माँ के सामने कितने नखरे करता था। खुद से उलझता, सवाल करता। कुछ देर बाद ऊपर गया। आंटी वहां नहीं थी, वो आईसीयू के अंदर गई थी। कोमल को कहीं कुछ, मन जाने कितनी अनहोनियों के डर से घिर गया। मैं आईसीयू के दरवाजे के सुराख से झांकने लगा। कुछ नजर नहीं आया। थोड़ी देर बाद आंटी ने आकर बताया कि उसने आंखें खोल ली हैं। मन जैसे उसे कोई आवाज देकर लौट आया, उसके लिए सलामती की दुआ पढ़ते हुए।
घर आकर मैं देर तक बिस्तर पर लेटा गुनता रहा वो नाम, बुनता रहा वो शक्ल जिसे मैंने अब तक नहीं देखा था। मैं अब हर रोज कभी कॉलेज के बाद तो कभी कॉलेज ना जाकर सीधे हॉस्पिटल आ जाता था। किसी न किसी बहाने से कोमल की माँ के पास बैठा रहता। वो आईसीयू के बाहर उस बेंच पर मुझे कोमल के बारे में न जाने कितनी बातें बताती। कोमल ने आज क्या कहा, खिचड़ी उसे बिल्कुल पसंद नहीं, दवा के नाम से कैसे भागती है, कहते कहते वो मुझे उसके बचपन के किस्से बताने लगती। छोटी थी तो उसे क्या पसंद था, किस बात पे नाराज हो जाती थी, अब भी कितनी जिद्दी है और उसके बाबा के जाने के बाद कितनी समझदारी से और मेहनत करके उसने अपना घर संभाला था। उसके बारे में सुनना मुझे अच्छा लगने लगा था। मैं उसकी ही आदतों में ढल जाना चाहता था, उसके जैसा हो जाना चाहता था, समझदार, फिक्रमंद, प्यारा। मैं आंटी की बातों पर हाँ में सर हिला देता। कभी उसके बारे में खुद कुछ कहना चाहता, पर क्या जानता था उसके बारे में। हादसे को पूरे 15 दिन हो गए थे। कोमल रिकवर कर रही थी, लेकिन उसके सर की पट्टियां अब तक नहीं खुली थीं। कोई पाइप अब भी उसकी नाक के पास लगा हुआ था। वो उठ नहीं सकती थी। नर्स उसे बिस्तर पर ही स्पॉन्ज करती, हल्की करवट दिलाती, उसके पैरों को हौले से हिलाती, ड्रिप कितनी बाकी है बार बार आकर ये चेक करती, उसे नींद के इंजेक्शन देती। सारा दिन वो सोती रहती, बड़ी मुश्किल से कुछ बोल पाती थी। आंटी उसके सोने के बाद जब मेरे पास आकर बैठती तो रो पड़ती। वो मुझे कोई मजबूत दरख्त समझ रही थी, वो दरख्त जो अंदर से खोखला था। मैं बाहर बैठा उसके ठीक होने की अर्जियां लगाता रहता। कितनी ही बार दरवाजे में बने उस सुराख से झांक कर उसे चुपचाप देखने की कोशिश करता था। हर बार डॉक्टर के आते जाते उनसे उसके बारे में पूछ लेता, बार बार उसकी रिपोर्ट्स पढ़ता रहता। नर्स से धीरे से कहता कि प्लीज बी केयरफुल ना। हजारों तरीके ढूंढता कि किस तरह उसका ख्याल रख सकूं। रात के 11:30 बज रहे थे। ठंड से बदन में झुरझुरी हो रही थी। माँ का बार बार फोन आ रहा था। आज दिन भर से मैं घर वापस नहीं गया था। थोड़ी देर बाद घर पहुंचा तो माँ सोफे पर ही बैठी थी। मैं उनके पास जाकर बैठ गया। कोई बात है बेटा, आजकल तू चुप चुप रहता है, पापा ने फिर डांट दिया क्या? माँ कहते हुए मेरे बालों में उंगलियां फेरने लगी। नहीं माँ, बस जॉब के लिए कैंपस की तैयारी में लगाऊं, कहते हुए मैं बहुत दिनों बाद उनकी गोद में सर रखकर लेट गया। लगा कि जैसे कुछ और कहा तो रो पड़ूंगा। माएं पढ़ लेती हैं आंखों के राज, देख लेती हैं दिल का गुबार। मैं दोनों से नजरें चुराने लगा था, दिन भर कोमल की मां से और रात को अपनी मां से। जो दुख आंख से आंसू बनकर नहीं बह पाते, वो नागफनी की तरह पीठ पर उगाते हैं। रात को बिस्तर पर सोते वक्त चुभते हैं, जख्मी कर देते हैं। मैं हर सुबह अपनी लहूलुहान पीठ के साथ जागता था। एक दिन जब आंटी घर से कुछ गर्म कपड़े और जरूरी सामान लेने अपने घर गईं तो मैं उनके साथ चला आया था। पहली बार उस छोटे से हॉल में रखी कोमल की तस्वीर में मैंने उसे देखा था। एक जोड़ी मुस्कुराती आंखें मुझे अचानक मायूस दिखने लगी थीं। मैंने नजरें झुका ली थीं। कोमल की मां को मैंने अपने और कोमल की दोस्ती के कितने झूठे किस्से सुनाए थे। ये भी कहा कि मेरा एक एनजीओ के काम से अक्सर हॉस्पिटल आना होता है, इसीलिए उनके पास चला आता हूं। कोमल ने कभी तुम्हारे बारे में बताया नहीं बेटा? एक दिन उन्होंने पूछा तो कितनी सफाई से मैंने बात को घुमा दिया। बड़ी बुरी है आपकी बेटी, उठेगी तो अच्छे से डांट लगाना। कहने के बाद मैं आंटी के शॉल में दुबक गया था। कितनी आसानी से उन्होंने मेरी बात मान ली थी। थाने जाकर रिपोर्ट की कॉपी लाने, गाड़ी के इंश्योरेंस के लिए क्लेम करने, कोमल के ऑफिस में मेडिकल इंश्योरेंस के लिए एप्लीकेशन देने जैसी जाने कितनी ही बातों के लिए आंटी ने मुझ पर भरोसा कर लिया था। पुलिस ने कोमल को बताया था कि उसने एक्सीडेंट करने वाले का चेहरा ठीक से देखा नहीं। मुझे लग रहा था कि जैसे दिन ब दिन मेरे गुनाहों की दीवार मोटी होती जा रही है। आज सुबह मैं हॉस्पिटल जाने से पहले चर्च में आ गया था। सुना था कि लोग वहां जाकर कन्फेशन करते हैं। मैं घुटनों के बल बैठकर हर्फ दर हर्फ अपना गुनाह कबूलने लगा। कोमल के हिस्से में दुनिया की हर नायाब चीज मांगने लगा।
उन होठों की हंसी के बदले अपने हिस्से में सजाएं मांगने लगा। वो कागज का टुकड़ा मांगने लगा जिसमें उसके नाम, अपने लिए सिफारिशें और माफीनामा लिख सकूं। उसके होश में आने पर उसके सामने खड़े होने की हिम्मत मांगने लगा। कोमल अब मेरे वक्त का वो हिस्सा बन गई थी जो मेरे लिए सबसे जरूरी होता था। मैंने अब तक उसे सामने से देखा नहीं था, लेकिन जानने लग गया था कि उसे ठंड बहुत लगती है, बात बात पर चिढ़ जाती है, कोई रिश्तेदार मिलने आता है तो उससे ज्यादा बात नहीं करती। उसे गुलाब नहीं, सफेद लिली पसंद है। माँ के घुटनों के दर्द के लिए वो बिस्तर पर लेटे हुए ही पूछ लिया करती है। 1 महीना होने को था। कोमल की पट्टी हट चुकी थी, कुछ घाव भर चुके थे और कुछ को अब भी मरहम की जरूरत थी। बिस्तर से उठने की हालत में अब भी नहीं थी, पर डॉक्टर्स का कहना था कि 2 महीने के बेड रेस्ट में ठीक हो जाएगी। उस रोज आंटी मेरा हाथ पकड़कर मुझे आईसीयू के अंदर ले जाने लगी। चल ना, एक बार उससे मिल तो ले, मैं उसे देख सकूंगा। ये ख्याल जब मुझे छू कर गुजरा तो मन जाने कितने ख्वाब बुनने लगा, पर अगले ही पल इस ख्याल से तड़क गया कि क्या वो माफ कर सकेगी मुझे। रेत पर गीले पैर भागने से कदमों में रेत चिपकी रह जाती है। बिना जूतों के बर्फ पर चलने से देर तक तलवे ठंडे रह जाते हैं। जुर्म के निशान भी ऐसे ही साथ चले आते हैं। शर्ट की कॉलर पर गुनाहों के धब्बे भले ना हों, लेकिन जमीर पर कोई आरी रेंगती रहती है, उसे टुकड़े टुकड़े कर देने तक। मेरा मन भी मुझे कोसता रहता था। पिछले कुछ दिनों में मैंने उसके ठीक होने और उसकी माफी के सिवा कुछ नहीं मांगा था, लेकिन कोमल के ठीक होने से मेरी दुआ का एक ही हिस्सा कबूल हुआ था। उसके सामने खड़े होने की हिम्मत मैं अब भी नहीं जुटा पाया था। आंटी मुझे आगे आगे ले जा रही थीं, मैं पीछे की ओर हो रहा था। तभी किसी नर्स ने हमें रोक दिया। खून वापस ड्रिप में जाने लगा था। डोंट वरी, अभी दर्द का इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर बाद में लीजिएगा। नर्स के कहते ही मैं वहीं रुक गया। आंटी ने मेरे हाथों की पकड़ ढीली छोड़ दी। उस रोज पहली बार मैंने कोमल को देखा। बिस्तर पर लेटी वो किसी अलसाई सुबह की तरह लग रही थी। हल्की मुंदी आंखों में उसने न जाने कितने सितारों को छिपा रखा था। कलाई में एक काला चौकोर तावीज बंधा था जो उस दिन आंटी उसके लिए बड़ी मिन्नतों से लाई थी। चोट के कारण उसके लंबे बाल छोटे कर दिए गए थे। आसपास सांसों का हिसाब किताब करने वाली मशीनें थीं। माँ ने जाकर उसका माथा चूम लिया। मन किया कि मैं भी उसे गले लगाकर कह दूं कि तुम दुनिया की सबसे बहादुर लड़की हो, पर उसके हाथों में लगी सिरिंज पर मेरे नाम की कोई चुभन थी जिसके दर्द से वो ठीक कहाँ हुई थी। उस दिन हॉस्पिटल से आने के बाद मैं अगले दिन वहां नहीं गया, नहीं जा पाया उसका सामना करने। पहली मुलाकात कितनी हसीन होती है ना, लेकिन मेरी मुलाकात सोचते ही मुझे कोमल की चीख सुनाई देने लगती थी। मन ही मन सोचता कि काश उससे मेरा रास्ता कभी ऐसे नहीं टकराता। 2 दिन हो गए थे, दिल हॉस्पिटल में ही अटका था। तीसरे दिन मन नहीं माना तो मैं फिर हॉस्पिटल पहुंच गया, लेकिन आईसीयू के सामने कोई और बैठा था। मैंने इधर उधर घबरा कर देखा, आंटी नहीं दिखी। वो इधर जो पेशेंट थी जिसको सर पे चोट, एक्सीडेंट केस। मैंने हकबका के नर्स से पूछा तो वो मुझे मुस्कुरा कर देखने लगी। रिलैक्स रिलैक्स, पेशेंट को जनरल वार्ड में शिफ्ट किया है, जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगी। मैं भागता हुआ जनरल वार्ड पहुंचा। 30 डिग्री बेड के एंगल पर वो हल्का सा टेक लगाए हुए थी। सामने लिली के फूल रखे थे जो मैंने कल भेजे थे। वो अपनी खुली आंखों से सारे सितारों को आजाद करते हुए मुस्कुरा रही थी। आंटी शायद दलिया खिला रही थीं। आज उनकी साड़ी का रंग भी पहले से ज्यादा खिला था और चेहरे का भी। सब कुछ कितना सही था, जैसे सारी दुआएं उस लम्हे में ही बरस पड़ी हों। मैं इसके सिवा कुछ और याद रखना ही नहीं चाहता था। मैं पलट गया, हमेशा के लिए कदम मोड़ लिए। चला आया वहां से एक परफेक्ट तस्वीर आंखों में लिए, और मन ही मन उससे कहता हुआ कि मेरी सारी दुआएं तुम्हारे लिए। बस इतनी सी थी ये कहानी।